हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का 26 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। द राइट टू लिटिगेट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है नेचर पे और कोयले पे। कोयला नेचर का सबसे बड़ा दुश्मन है, पर्यावरण में सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। और जब कुछ लोगों ने कोयले के इस्तेमाल के खिलाफ भारत में आवाज़ उठाई तो उन सभी एक्टिविस्ट पे सीबीआई की जांच बिठा दी जा रही है। तो ये आर्टिकल बता रहा है कि अगर ऐसा करोगे ना तो भारत में नेचर के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई बचेगा ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज का क्विज़ देख लो अपना। सभी क्वेश्चंस इस आर्टिकल में जो आप सीखोगे ना, इन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा सब कुछ। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, हर चीज़। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाता हूँ आपको। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी द राइट टू लिटिगेट। ये लिटिगेट क्या होता है? लिटिगेट का मतलब होता है किसी पे कोर्ट में केस चलाना। इसको स्यू करना भी बोलते हैं, SUE, स्यू। और राइट का मतलब आप जानते ही हैं, हक। कह रहा है जी केस करने का, कोर्ट में घसीटने का अधिकार, द राइट टू लिटिगेट। भारत में हर आदमी को ये अधिकार है। आपको कुछ भी गलत लगे तो आप दूसरी पार्टी को कोर्ट में जाके जो है घसीट सकते हो, याचिका लगा के, या जिसको हम बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अच्छा, बात किसकी हो रही है? कह रहा है जी जो हमारा राइट टू लिटिगेट है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बात हो रही है ऑन लिमिटिंग द इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। लिमिट करने की बात हो रही है, सीमित करने की बात हो रही है इंडस्ट्री के द्वारा दोहन की, एक्सप्लॉयटेशन की, हमारी नेचर को, हमारी प्रकृति को। तो अगर इंडस्ट्री अब कहीं आपको जो है नेचर को एक्सप्लॉइट करती हुई दिखे, आपको कहीं ऐसा लगे कि ये वाला जो व्यापारी है, इसकी ये वाली फैक्ट्री से इंडस्ट्री ने नेचर का नुकसान किया है, तो आप उस व्यापारी को शायद अब लिटिगेट ना कर पाएंगे। कोर्ट में ले जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, एक्सप्लॉयटेशन आप जानते हैं ना, मिसयूज़ करना, दोहन करना, इल ट्रीटमेंट करना, किसी चीज़ को गलत तरीके से यूज़ में लेना। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे यूज़ ऑफ लीगल रेमेडीज़ टू लिमिट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर इज़ एट द कोर ऑफ अ डेमोक्रेसी। कह रहे जो यूज़ है, जो इस्तेमाल है लीगल रेमेडीज़ का, रेमेडी मतलब उपचार, मेडिसिन, पेनिशिया, किसी चीज़ का समाधान, लीगल मतलब कानूनी। कह रहे जी जो इस्तेमाल है ना कानूनी समाधानों का। कानूनी समाधान क्या होते हैं? कोर्ट में केस लगाना, छोटी कोर्ट आपकी बात ना सुने तो बड़ी कोर्ट में चले जाना। कह रहे जी ये जो सारे काम है ना, और क्यों? ताकि हम लिमिट कर सकें नेचर के एक्सप्लॉयटेशन को, प्रकृति के दोहन को। कह रहे ये यूज़ होता है, ये एट द कोर ऑफ होता है, ये बिल्कुल हार्ट में होता है, ये फंडामेंटल होता है किसी भी डेमोक्रेसी का, किसी भी लोकशाही का, जनतंत्र का। बात समझ पा रहे हो क्या करें? अगर आप किसी डेमोक्रेसी की बात करोगे ना, तो वो डेमोक्रेसी इसलिए डेमोक्रेसी है क्योंकि वहाँ पे लीगल रेमेडीज़ होती हैं। और अगर नेचर की बात हो तब तो ये लीगल रेमेडीज़ होनी ही चाहिए। आपकी आंखों के सामने कोई आदमी पैसे के लिए, अपने मुनाफे के लिए नेचर को एक्सप्लॉइट ना कर पाए और आप कोर्ट में जा पाए, इतना आपको हक हो। कह रहे ये हक ही एक डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाता है। यही एट द कोर ऑफ ए डेमोक्रेसी होता है। एट द कोर ऑफ होना यानी कि बिल्कुल हार्ट में होना, सेंटर में होना, बिल्कुल फंडामेंटल होना। बात समझ रहे हो? कोर का मतलब है मेन पॉइंट, आधार, बेस। तो अगर कोई चीज़ किसी के कोर में है ना, तो वो उसके आधार में बसी हुई है, उसका सबसे बड़ा सहारा है। चलिए, यूज़ आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। इस फ्रेज़ को यूज़ करते हुए याद रखें, इसमें एट द कोर ऑफ लगाना है, ऑन द कोर ऑफ नहीं लगाना है। एट ऑन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो ये जो फ्रेजेस मैं आपको बताता हूँ ना, भाई ऑन द वर्ज ऑफ, उसमें एट द वर्ज ऑफ नहीं लगाना है। फिर एट द कोर ऑफ, इसमें ऑन द कोर ऑफ नहीं लगाना है ना। तो ये ऑन और एट का चक्कर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 10-20 फ्रेज ही तो है ये एट और ऑन के आपको याद करने। चलो आगे बढ़े। जल्दी से आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखाते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को, ताकि ये दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट पास की ज़रूरत है, आपकी सेल फिर से एक्टिव हो गई है टेक्स्टबुक.com पे। 18 महीने का पास आपको मिल रहा है 251 रुपीज़ में विद एडिशनल डिस्काउंट। 12 महीने नहीं है, 18 महीने हैं, 6 महीने एडिशनल है। एक ही सिंगल पास है, इसमें आपको 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के सिंगल पास में। हर वैरायटी का मॉक टेस्ट मिलेगा ताकि आप भरपूर तैयारी कर सकें, और मॉक टेस्ट मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। पास को बाय करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्टबुक पास का लिंक पे क्लिक करके 279 में आपको पास का प्राइस दिखाएगा।
एडिशनल डिस्काउंट लेना ना भूलें। अगर आप कोड लगाते हैं YT10, जैसे इस कोड को अप्लाई करते हैं आपका पास हो जाता है कितने का, 279 से 251 रुपीज़ का। लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है, अगर आपको ज़रूरत है दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय द पास। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है, डे वाइज अलग अलग कर दी गई है। ये है 26 तारीख की, यानी कि आज की। टोटल 5-6 वर्ड्स हैं अपने पास। अगर आप 25 की चलाओगे, 25 का पेज खोलोगे तो 25 के वर्ड्स मिल जाएंगे और लिंक भी मिल जाएगा लेक्चर का। 25 तारीख को जो क्लास आई थी बैटिंग फॉर बोरोवर्स, इस लिंक से आप उस क्लास को प्ले कर सकते हैं। तो थोड़ा हमने इनिशिएटिव लिया है, इसका फ़ायदा लिया करो। प्रोस्पेक्ट वर्ड का मतलब होता है लाइकलीहुड या संभावना, पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की होने की आउटलुक, है ना। विद रशिया यूक्रेन वॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ सीवियर रिसेशन बिकम्स रियल। रशिया यूक्रेन वॉर के साथ ही जो संभावना है बहुत ही ख़राब मंदी की, अब रियल हो गई है, अब सच में सच बन गई है ना। रियल होना किसी चीज़ का जो है सच्चाई में तब्दील होना। चलिए, प्रोस्पेक्ट से प्रोस्पेक्टिव नाम का एक वर्ड बनता है जो कि एडजेक्टिव होता है इसी नाउन का, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित। आपका संभावित करियर वो है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो बैंक की जॉब आपकी प्रोस्पेक्टिव जॉब है। आपका संभावित लाइफ पार्टनर वो है, प्रोस्पेक्टिव लाइफ पार्टनर वो है जिससे आपकी मंगनी हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है ना। आपकी प्रोस्पेक्टिव वाइफ, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, एंगेजमेंट हो गई है, शादी होनी बाकी है, तो अब आपका संभावित ही है ना वो। तो प्रोस्पेक्टिव वर्ड को संभावित चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए, अब आर्टिकल में जब ये वर्ड आएगा फिर आपको मैं रिपीट करवाऊंगा। आज का दूसरा वर्ड है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है बेवकूफ़ाना। 2-4 दिन पहले ये वर्ड आया था। सिली या फुलिश भी इसको बोलते हैं। इन अ ल्यूडिक्रस मूव सम एट रिस्क एडल्ट्स हैव रिफ्यूज टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। एक बेवकूफ़ी भरी हरकत में, ल्यूडिक्रस मूव में, एब्सर्ड या रिडिकुलस हरकत में कुछ एट रिस्क एडल्ट्स ने मना कर दिया है कोविड की वैक्सीन को लगवाने को। एट रिस्क एडल्ट्स वो एडल्ट्स हैं जो रिस्क पे थे, जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या है ना इस तरह की बीमारियां थी, कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी या कोई गंदी बीमारी थी। तो ये एट रिस्क एडल्ट्स को सबसे पहले वैक्सीन लगवानी थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इट वॉज ए ल्यूडिक्रस मूव। चलिए, ल्यूडिक्रस को, बेवकूफ़ी भरे को, रिडिकुलस या एब्सर्ड भी बोलते हैं। प्रीपोस्टरस इसका एक एडवांस सिनोनिम है। आज आप एब्सर्ड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड है लैक्स। लैक्स का मतलब होता है ढीला, जो लूज हो, जो लीनियंट हो। अगर आपका कोई बॉटल है, उसका ढक्कन फिट नहीं हो रहा तो ढक्कन भी लैक्स है। और अगर आपके टीचर जो हैं वो क्लास में आपको बात करने देते हैं, इधर उधर घूमने देते हैं, तो टीचर का रवैया भी आपके लिए लैक्स है। ढीली कोई चीज़ भी हो सकती है और किसी का रवैया भी हो सकता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, टीचर्स वगैरह, जो कुछ मना नहीं करते हैं, बल्कि जो मर्जी करते जाओ, तो लैक्स होते हैं, वो लीनियंट होते हैं। द लैक्स सिक्योरिटी ऑन द एयरपोर्ट कैन लीड टू टेररिस्ट अटैक्स। लैक्स सिक्योरिटी जो है, ढीली सिक्योरिटी जो है एयरपोर्ट के ऊपर, वो लीड कर सकती है टेररिस्ट अटैक्स की तरफ, आतंकवादी हमलों की तरफ। यहाँ पे द को निकाल देना, ठीक है, द नहीं आएगा। लैक्स सिक्योरिटी बिना द के आएगा। नेग्लिजेंट भी बोल सकते हैं, केयरलेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट को ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इसका बिल्कुल उल्टा होता है, लैक्स का स्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कड़ा हो। स्ट्रिक्ट को आप रिगरस भी बोल सकते हैं और स्ट्राइडेंट भी बोल सकते हैं, स्ट्रिंजेंट, ठीक है, स्ट्रिंजेंट। तो ये स्ट्रिंजेंट, रिगरस, स्ट्रिक्ट लैक्स के बिल्कुल एंटोनिम कहलाते हैं। डेबिलिटेट एक वर्ब है। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमज़ोर बनाना। और कैसे कमज़ोर बनाना? अपाहिज बना करके, है ना, लिटरली या फिगरेटिवली। प्रोटेक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। प्रोटेक्टेड स्ट्राइक्स ने, लंबी खिंची हुई हड़तालों ने, प्रोटेक्टेड मतलब बहुत लंबी चलती हुई, तो ऐसी लंबी चलती हुई हड़तालों ने डेबिलिटेट कर दिया है, अपाहिज और कमज़ोर बना दिया है इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री को, ठीक है। चलिए, डेबिलिटेट को यानी कि कमज़ोर या अपाहिज बनाने को पैरालाइज करना, वीकन करना, क्रिपल करना या अंडरमाइन करना भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, अंडरमाइन। आज का लास्ट वर्ड है अपने पास, 5वां या 6वां वर्ड, फॉरबोर्डिंग। लास्ट नहीं है यार, सेकंड लास्ट है, फॉरबोर्डिंग। देखिए, बोर्ड वर्ड है ना, इसको पकड़ना है आपको। बोर्ड, BORD, बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है बताना किसी चीज़ के बारे में। फॉर मतलब पहले से, फॉर मतलब पहले से। अगर कोई चीज़ के बारे में आप फॉरबोर्डिंग है, फॉरबोर्ड कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उस चीज़ के बारे में आप पहले से ही बता रहे हैं। अगर आप फॉरबोर्ड कर रहे हैं ना, तो आप एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब ये फॉरबोर्ड नाम की वर्ब से ही हमने फॉरबोर्डिंग नाम का एडजेक्टिव बनाया है। फॉरबोर्डिंग हर वो चीज़ है जो पहले से आपको आगाह कर रही हो, जो एक बैड ओमेन के बारे में आपको बता रही हो। ओमेन का मतलब होता है
भविष्यवाणी, और बैड का मतलब है बुरी। तो कोई चीज़ जो आपको बुरी भविष्यवाणी दे वो होती है फॉरबोर्डिंग। अच्छे से इस वर्ड को कनेक्ट नहीं किया हुआ हमने, इसको बुरी चीज़ों से कनेक्ट किया हुआ है। चलिए, अ क्रैश इन क्रूड प्राइसेस या क्रूड ऑयल प्राइसेस इज़ फॉरवर्डिंग फॉर द ग्लोबल इकॉनमी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में क्रैश जो है वो फॉरवर्डिंग है, अपशगुना है पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए या ग्लोबल इकॉनमी के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। चलिए, ये फॉरबोर्ड से बना हुआ वर्ड है, याद रखना है। फॉरबोर्ड वर्ड और फॉरबोर्डिंग वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फॉरबोर्डिंग को ओमिनस भी बोलते हैं, अपशगुने का सिनोनिम है। अच्छा, शगुन भरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑस्पिशियस। अपशगुनी को फॉरबोर्डिंग या ओमिनस, शगुन भरी को ऑस्पिशियस। लास्ट वर्ड है अपने पास इसेंस। इसेंस का मतलब होता है सार, किसी चीज़ का क्रक्स। फोटोग्राफ्स आर ए टूल टू कैप्चर द इसेंस ऑफ ए सिचुएशन। फोटोग्राफ्स एक टूल होते हैं कैप्चर करने के लिए किसी भी हालात के, किसी भी सिचुएशन के सार को। किसी भी अब सिचुएशन में एक फ़ोटो ले लो, वो फ़ोटो आपको अगले 20-50 सालों तक वो सिचुएशन जो है दिमाग में ताज़ा रखने में हेल्प करेगी। क्रक्स, जिस्ट या निटी-ग्रिटी भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में जिस्ट को आप देखेंगे। चलिए, वोकैब काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, जल्दी से आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको देंगे। देखिए, एक एक्टिविस्ट हैं ऋत्विक दत्ता, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। इन्होंने बहुत सारे केस लगाए थे सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, और हर केस में ये कहा करते थे कि नेचर को बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे कोल पावर प्लांट से, तो नए पावर प्लांट सरकार खोलना बंद करे। पुराने तो चल ही रहे हैं, कम से कम नए प्लांट जो हैं कोल बेस्ड ना हो। अगर आपको पावर जनरेट करनी है तो आप हाइड्रो बेस्ड प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, सोलर बेस्ड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को यूज़ करो, रिन्यूएबल एनर्जी वाले। अब जब इन्होंने केस लगाए ना, तो तैश में आकर के सरकार ने बिठवा दी इनके ऊपर CBI की जांच। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ऐसे काम क्यों करते हो? देश में कोई आदमी अगर नेचर के साथ खड़ा है तो ये कोई गुनाह नहीं है। राइट टू लिटिगेट को आप उससे छीन रहे हो अगर आप उसको CBI की जांच के दायरे में लाके डराओगे तो। साथ ही सरकार से ये कह रहा है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझो, कोल बेस्ड प्लांट्स को बंद कर देना चाहिए। कोयला भारत की मजबूरी है यूज़ करना, बहुत गरीब देश है, कोयले से सस्ती बिजली पैदा होती है, हमें भी पता है। लेकिन अगर आप कोयले को यूज़ करना बंद नहीं करोगे धीरे धीरे करके, तो ये कोयला ही आप इस्तेमाल करते जाओगे आज से 100 साल बाद भी। आज की यही समरी है। टोन है आज की क्रिटिसाइजिंग, सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा है उनके एक्शंस के लिए, साथ ही सजेस्ट कर रहा है सरकार को क्या करना चाहिए। चलिए, कह रहा है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या CBI सीम्स टू हैव बिन ओवर जेलस in registering a case against environmental lawyer ऋत्विक दत्ता and his organization। लंबा सेंटेंस है। कह रहे जो CBI है, जो सरकारी संस्था है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके आगे हम द भी लगाते हैं। कह रहे ये CBI दिखाई देती है कि ये रही है, seems to have been, परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाया हुआ है यहाँ पे, कोई काम होता है। कह रहे जी CBI जो है दिखाई देती है कि ये रहती आई है बहुत ही ओवर जेलस। अब ये क्या होता है? जील मतलब उत्साह, ओवर जील मतलब जरूर से ज़्यादा उत्साह, और जेलस मतलब उत्साही, उत्साह से भरा हुआ। तो CBI दिखाई देता है कि ये ओवर जेलस हो चुकी है, जरूर से ज़्यादा उत्साही हो चुकी है ना, हाइपर एक्टिव हो चुकी है। रजिस्टर करने में एक केस को, और किसके खिलाफ? एनवायरमेंटल लॉयर के खिलाफ जिनका नाम है ऋत्विक दत्ता, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, उनकी NGO के खिलाफ। और NGO का नाम क्या है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। अच्छा, क्यों केस लगा रहे हैं भाई? केस लगा रहे हैं फॉर वायलेटिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और FCRA प्रोविजंस। वायलेट करने के बहाने, ब्रीच करने के बहाने FCRA एक्ट की प्रोविजंस को। तो इनको यही कहा गया है CBI ने, मतलब इनके ऊपर जांच बिठाते हुए ये इस बात पे जांच बिठाई है कि ये बंदा जो है ना, भारत के बाहर से दूसरी गवर्नमेंट से कुछ पैसे लेता है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन को, उस एक्ट को, प्रोविज़न को वायलेट कर रहा है। समझ में आ गया? बाहर से पैसे आएंगे, देश में गलत काम होगा, उन पैसों की वजह से गलत काम होगा, तो इसी बहाने इनके ऊपर CBI की जांच बिठाई है। चलिए, जांच CBI की है, इसकी CBI की वर्ब होगी सीम्स। ओवर जेलस आपने देख लिया, जरूर से ज़्यादा एक्टिव, जरूर से ज़्यादा उत्साही। वायलेट करना, ब्रीच करना, किसी मामले को, किसी एक्ट को, रूल को उल्लंघन करना, है ना, उसको ना मानना। और क्या हुआ जी? कह रहा है जी द जिस्ट ऑफ एलिगेशंस इज देयर यूजिंग फॉरेन फंड्स टू एनकरेज लिटिगेशन दैट विल स्टॉल एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कोल फायर्ड प्लांट्स इन इंडिया। कह रहे जो जिस्ट ऑफ एलिगेशंस है, जो सभी आरोपों की समरी है, सार है, क्रक्स है, इसेंस है, कह रहा वो ये है, और क्या है? उन लोगों का यूज़ करना, इस्तेमाल में लेना, ऋत्विक दत्ता और उसकी टीम का, कह रहा उनका इस्तेमाल में लेना, बाहर से आए हुए पैसे को, फॉरेन फंड्स को एनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए देश में कोर्ट केसों को, लिटिगेशंस को। और कौन सा लिटिगेशन?
ये वही लिटिगेशन है दैट जो कि स्टॉल करेंगे, रोक देंगे हाल में चलते हुए या नए बनने वाले एग्जिस्टिंग या प्रोस्पेक्टिव याद है ना, जो अभी फ्यूचर में बनेगा। कह रहा है या तो चलते हुए या फ्यूचर में बनने वाले कोल से चलने वाले पावर प्लांट्स को, कोल फायर्ड प्लांट्स को। तो यही समरी है एलिगेशंस की कि ये आदमी बाहर से पैसे मंगाता है और भारत में कोयले के प्लांट्स को बंद करवाना चाहता है, कोर्ट में केस डाल के एग्जिस्टिंग प्लांट्स भी बंद करवा देगा और नए कोल बेस्ड प्लांट्स को भी नहीं चलने जो है शुरू ही नहीं होने देगा। जिस्ट समरी इसकी वर्ब है इज, दैट आया है लिटिगेशन के लिए। लिटिगेशन की वर्ब है विल स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को इम्पीड करना, है ना, किसी चीज़ को आगे ना बढ़ने देना। प्रोस्पेक्टिव आप जान ही चुके हैं, हर वो चीज़ प्रोस्पेक्टिव है जो संभावित है, जो एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर है। आपकी प्रोस्पेक्टिव जॉब, आपकी प्रोस्पेक्टिव वाइफ या हस्बैंड, कोई भी चीज़। अब याद रखें, प्रोस्पेक्ट से प्रोस्पेक्टिव नाम का एडजेक्टिव आपने बनाया था, लेकिन इसको पर्सपेक्टिव नाम के नाउन से कंफ्यूज नहीं करना है। ये क्या है? प्रोस्पेक्टिव, और ये क्या है? पर्सपेक्टिव। अब इसका प्रोस्पेक्टिव से कनेक्शन कुछ नहीं है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नज़रिया। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये एक नाउन है पर्सपेक्टिव, इसका मतलब होता है नज़रिया। ये एक एडजेक्टिव है प्रोस्पेक्टिव, इसका मतलब है ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में संभावित है। दोनों अलग वर्ड्स हैं, आज के क्विज में आपसे पूछे गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी, वाइल द सोर्सिंग ऑफ फॉरेन फंड्स एंड यूज इज सर्टेनली समथिंग टू कीप एन आई ऑन, एनी क्रिमिनलाइजिंग ऑफ द एक्ट ऑफ अपोजिशन टू कोल प्लांट्स when pursued via legal means is an absurd stance for a government to adopt। अब करें जी, जहाँ जो सोर्सिंग है फॉरेन फंड्स की, कहाँ से फॉरेन फंड्स आ रहे हैं, कहाँ से सोर्स हो रहे हैं और उनका जो इस्तेमाल है, कह रहे हैं वो सर्टेनली एक ऐसी चीज़ है, सर्टेनली समथिंग, कोई चीज़ तो वो है जिसको आपको कीप एन आई ऑन करना है, जिसके ऊपर आँख या नज़र आपको रखनी है। हम मना नहीं कर रहे हैं, बाहर से आने वाले पैसे के ऊपर हमेशा नज़र रखो। भारत में 1 रुपया भी अगर कहीं बाहर से आए, उस पर जांच होनी ही चाहिए, देखना ही चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है। कह रहा है वहीं, ये बात तो सच है, वहीं बात ये कि अगर आप क्रिमिनलाइज करेंगे, अगर आप क्रिमिनल बनाएंगे इस एक्ट को, इस हरकत को जो है ऑपोजिशन की या विरोध की, और किसके? कोल प्लांट्स के। और कह रहे जबकि ये सारा जो आप एक्ट ऑफ अपोजिशन है परस्यू कर रहे हैं, ये आप अंजाम दे रहे हैं लीगल मीन से, कानूनी दायरे में आके, है ना, कानून के जो है सहारे। कह रहे हैं जब इसको आप क्रिमिनलाइज करेंगे ना, ऐसे एक्ट करने वाले आदमी को आप क्रिमिनल बना देंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत ही एब्सर्ड स्टांस है, बेवकूफ़ी भरी हरकत है एक सरकार के लिए जो इसको अडॉप्ट करेगी। आई बात समझ में? फॉरेन फंड्स पे नज़र रखो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन किसी आदमी को सज़ा अगर दोगे फॉरेन फंड्स के नाम पे, और आदमी वही है जो आपको विरोध कर रहा है, आपके कोल बेस्ड प्लांट्स को बनने नहीं दे रहा, तो फिर तो आप बड़े बेवकूफ़ी भरे काम कर रहे हो। कोई इंसान अगर नेचर के लिए आपके साथ खड़ा है, आपको विरोध नहीं कर रहा, वो आपकी पॉलिसी को विरोध कर रहा है, तो नेचर के लिए साथ खड़े आदमी को आप प्रोसिक्यूट करके बेवकूफ़ी भरा स्टांस अपना रहे हो। सोर्सिंग की वर्ब है इज, सब्जेक्ट एक्चुअल में सोर्सिंग के साथ में यूज़ भी है, सोर्सिंग एंड यूज़। टेक्निकली वर्ब यहाँ पे आर भी हो सकती थी, लेकिन इज लगाई गई है। क्यों लगाई गई है भाई? सिंगुलर आइडिया, कॉमन आइडिया, याद है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेथ एंड टाइड, है ना, टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, कार्ट एंड कैरेज, इन सभी को अपने सिंगुलर आइडिया की तरह लेते हैं। वैसे ही सोर्सिंग एंड यूज़ को भी इसने सिंगुलर आइडिया मान के सिंगुलर वर्ब दी है। अब ये आर्टिकल के ऑथर की खुद की जो है मनमर्जी की बात है, अगर उसने चाहा है तो अपने मान लेते हैं। टेक्निकली एसएससी के हिसाब से यहाँ आ सकता था, बैंक के हिसाब से। क्रिमिनलाइजिंग की वर्ब है इज, परस्यू करना, किसी चीज़ को सीख करना, किसी चीज़ को चेज करना। एब्सर्ड, ल्यूडिक्रस, बिजार, है ना, बेवकूफ़ी भरा। स्टांस का मतलब होता है पोजीशन, किसी भी मामले पे जो पोजीशन आप लेते हैं वो आपका स्टांस बन जाता है। कह रहा है जी, एज अ सिग्नेटरी टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNCCC, है ना, इसको UNCCC बोलते हैं, एंड वेरियस की अग्रीमेंट्स, इंडिया हैज़ अंडरटेकन टू ग्रेजुअली रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज एंड बी नेट जीरो। कह रहे जी, एक सिग्नेटरी के तौर पे, सिग्नेटरी कौन होता है भाई? ऐसा आदमी जो किसी चीज़ पे साइन करे, किसी एग्रीमेंट को मान ले। कह रहे जी, एक एग्रीमेंट के सिग्नेटरी के तौर पे, और सिग्नेटरी हैं हम UNCCC नाम के एग्रीमेंट के, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और दूसरे कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के भी, एंड वेरियस की एग्रीमेंट्स। कह रहे हैं इनके ऊपर साइन कर देने के बाद हुआ क्या जी? कह रहे हैं जैसे इन पे साइन किया ना हमने,
तो इंडिया ने अंडरटेक कर लिया है, इंडिया ने टेकअप कर लिया है, जिम्मेदारी उठा ली है, और किस चीज़ की, धीमे धीमे कम कर देने की, रिड्यूस कर देने की, ग्रेजुअली धीमे धीमे इसकी निर्भरता को, रिलायंस को, डिपेंडेंस को, और किस पे, फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज पे, कच्चे तेल से आने वाले एनर्जी सोर्सेज पे, रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। और दूसरा इंडिया ने अंडरटेक किया है कि हम नेट जीरो होने वाले हैं। अब ये क्या होता है, इसका मतलब है और सोर्स ऑलमोस्ट ऑल पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2017। नेट जीरो का मतलब ये भी है कि हम सोर्स करेंगे, लेकर के आएंगे लगभग हमारी सारी पावर, सारी बिजली नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से, ऐसे सोर्सेज से जिसमें कच्चे तेल का इस्तेमाल नहीं होता। और कब तक कर पाएंगे ये काम, आज से 50 सालों में, 2070 के आसपास। आ गई बात समझ में। तो भारत की भी जिम्मेदारी है, हम भी साइन करके बैठे हैं बहुत जगह, और हमने कसम खाई हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, धीरे धीरे करके फॉसिल फ्यूल को हम भी ख़त्म करेंगे, नेट जीरो हो जाएंगे हम भी 2070 तक। 1% भी हमारी बिजली जो है कच्चे तेल को या कोयले को इस्तेमाल करके नहीं बनेगी। इंडिया की वो हैज़ अंडरटेकन, अंडरटेक करना, किसी चीज़ का जिम्मा लेना, सिग्नेटरी मतलब साइन करने वाला किसी एग्रीमेंट पे। रिलायंस, डिपेंडेंस, इन सभी के बाद में ऑन आएगा जिस भी चीज़ पे आप निर्भरता दिखाते हैं। चलिए, समझ में आ रही है हर चीज़। कह रहे इंडिया हैज़ ऑल्सो कंसिस्टेंटली इंडोर्स्ड रिपोर्ट्स बाय द IPCC, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट स्पीक ऑफ द अर्जेंसी of ensuring global temperatures do not exceed 1.5% of pre-industrial times। अब कह रहे जी UNCCC में तो हमने कसम खाई थी, इसके अलावा हमने एक जगह और कसम खाई हुई है। कहाँ कसम खाई है, हमने खाई हुई है कंसिस्टेंटली इंडोर्स करके, लगातार तरीके से प्रमोट करके, किसको, उन रिपोर्ट्स को जो आई हैं IPCC नाम के पैनल के द्वारा। ठीक है, और ये कौन सा पैनल है, ये वही पैनल है, इंटरनेशनल पैनल है, इंटर गवर्नमेंट पैनल, जो स्पीक ऑफ करता है, जो जिक्र करता है, जो बातचीत करता है उस अर्जेंसी के बारे में, उस एमरजेंसी के बारे में। अच्छा, कौन सी एमरजेंसी, एमरजेंसी ये है कि इंश्योर किया जाए, पक्का किया जाए कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है, अंतर्राष्ट्रीय तापमान जो है, वो एक्सीड ना करेगा, वो आगे ना बढ़ेगा। और किससे ज़्यादा आगे ना बढ़ेगा, 1.5% से ज़्यादा, 1.5 जो है डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स के। प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आने से पहले का टाइम, 18वीं या 17वीं सदी का टाइम। तो पिछले 200 साल में एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम नहीं बढ़ने देंगे, इतना तो हम बढ़ने देंगे। अच्छा, और क्या करने देगा ये, और क्या कहता है IPCC, नेसेसिटेटिंग दैट ग्लोबल नेट एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिशंस डिक्लाइन बाय अबाउट 45% फ्रॉम 2010 लेवल्स बाय 2030। ये जो सारा काम है इंश्योर करने का, ये होगा नेसेसिटेट करते हुए, इस चीज़ को ज़रूरी बनाते हुए, दैट वो ये कि ग्लोबल नेट एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिशन जो हैं दुनिया भर में, कुल मिला के नेट आदमी के द्वारा पैदा किए गए एंथ्रोपोजेनिक, आदमी की वजह से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हैं वो भी डिक्लाइन करेंगे 45%। और कहाँ के लेवल से, 2010 के लेवल से। और कब तक, 2030 तक। लंबा सेंटेंस है, पीस बाय पीस आपको पढ़ा है, रिपीट कर रहा हूँ, बहुत आसान सेंटेंस है, फिर इसकी स्ट्रक्चर देख लेना। कह रहे जी इंडिया ने ऊपर में जो कसम खाई थी UNCCC में, उसके अलावा भी इंडिया और भी कस्में खा चुका है। इंडिया ने क्या किया, लगातार इंडोर्स किया है, प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है उन रिपोर्ट्स का जो IPCC नाम का एक पैनल जो है पब्लिश करता है। और ये वही पैनल है या वही रिपोर्ट्स है जो बात करती हैं उस अर्जेंसी की, उस एमरजेंसी की। और एमरजेंसी है इंश्योर करने की, पक्का या सुनिश्चित करने की, दुनिया का तापमान 1.5%, 1.5 सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स के जो है कंपैरिजन में। और ये कैसे होगा ये सारा काम, 1.5 सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से हम कैसे रोकेंगे, ये सारा काम होगा जी नेसेसिटेट करते हुए, रिक्वायर करते हुए, ज़रूरी बनाते हुए इस चीज़ को कि हमारे जो CO2 के एमिशंस हैं, जो इंसान की वजह से होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, जो हमारे व्हीकल्स, हमारी फैक्ट्रीज में से निकलते हैं, कह रहे ये भी डिक्लाइन करें 45% 2010 के लेवल की तुलना में। और ये डिक्लाइन आ जाना चाहिए आज से 7 साल बाद, 2030 तक। तो जब हम इस काम को कर पाएंगे ना, तभी हम इस काम को भी कर पाएंगे। और ये कहना है IPCC का, और हम इसको कई सालों से सपोर्ट करते आ रहे हैं इस रिपोर्ट को। इंडिया की वर्ब है हैज़ एंडोर्स्ड, एंडोर्स करना, सपोर्ट करना। दैट की वर्ब है स्पीक ऑफ, दैट आया है रिपोर्ट्स के लिए, IPCC के लिए नहीं आया।
रिपोर्ट्स प्लूरल है, आईपीसीसी सिंगुलर है। अगर आईपीसीसी के लिए आया होता तो दैट की वर्ब भी सिंगुलर होती, तो वर्ब तो प्लूरल है, यहाँ स्पीक लिखा हुआ है, स्पीक्स तो लिखा नहीं हुआ। तो स्पीक जो लिखा है इसको देख के पता लगा रिपोर्ट्स के लिए दैट का इस्तेमाल हुआ है। स्पीक ऑफ करना, किसी चीज़ के जिक्र करना, मेंशन करना। अर्जेंसी और इमरजेंसी एक ही बात है। ग्लोबल टेम्परेचर्स की वर्ब है डू नॉट एक्सीड, ये एक्सीड नहीं करने चाहिए, ये आगे जो है नहीं बढ़ने चाहिए। एमिशंस की वर्ब है डिक्लाइन। नेसेसिटेट करना, किसी चीज़ को रिक्वायर या ज़रूरी बनाना। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो जेनिक हो एंथ्रोप से, जेनेसिस मतलब जन्म, पैदावार, एंथ्रोप मतलब इंसान। हर वो चीज़ एंथ्रोपोजेनिक है जो इंसान की वजह से हुई है, जैसे वॉर, राइट्स, है ना, CO2 एमिशंस, सब कुछ हम ही तो कर रहे हैं, वो नेचर थोड़ा ना कर रही है ये सब चीज़ें। चलो एंथ्रोपोजेनिक, बढ़े आगे। कह रहे जी हाउएवर अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया हैज़ मेंटेन्ड इट्स राइट टू रिलाई ऑन कोल प्लांट्स इन द इंटरिम। कह रहे जी हालांकि इन सभी पैनल्स को सपोर्ट करने के बावजूद, हालांकि ये जो प्रिंसिपल है कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कह रहे इस सिद्धांत के अंदर में जो है अंडर में इंडिया ने मेंटेन किया है अपने अधिकार को कि इंडिया रिलाई ऑन करेगा, इंडिया डिपेंड करता रहेगा कोयले के प्लांट्स पे इसी बीच में इन द इंटरिम। लॉन्ग टर्म में तो नहीं करेगा, लेकिन अगले 20, 30, 50, 60 साल तक कोयले पे इंडिया निर्भर रहेगा। इंडिया ये मेंटेन करता है इस चीज़ को। अच्छा क्यों? कह रहे हैं एज इट इज़ स्टिल अ डेवलपिंग इकॉनमी, क्योंकि अभी भी इंडिया एक डेवलपिंग इकॉनमी है, एक गरीब देश है, विकासशील देश है। तो जो लोगों ने या जो देशों ने 200-300 सालों में खूब CO2 छोड़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, जैसे कि US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सभी देशों को अब थोड़ी सी कोताही बरतनी है कोयले के इस्तेमाल में। और इंडिया जैसे देश जिन्होंने अभी अभी तरक्की करना शुरू किया है, इन्होंने कोयला ज़्यादा नहीं जलाया है, तो इनको थोड़ी सी छूट मिली हुई है कि आप 20-50 साल तक जला लो, उसके बाद आप भी हमारे साथ आकर के कोयले को इस्तेमाल करना बंद कर देना। तो ये कहता है ये सिद्धांत कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी तो सबकी है कोयला को ख़त्म करने की, सबकी कॉमन भी है, लेकिन अलग अलग लेवल की है, डिफरेंशिएटेड है। समझ गए सेंटेंस को? सबकी अलग अलग जिम्मेदारी फिक्स की गई है उस कंट्री के माली हालत को देख के। इंडिया की वर्ब है हैज़ मेंटेन्ड, इट की वर्ब है इज, इंटरिम का मतलब होता है इसी चलते हुए या इसी बीच में, है ना। रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, हिंज ऑन लगेगा हमेशा। आगे कह रहे जी द ट्रू कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर रिमेन्स मच मोर देन दैट ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर। कह रहे जो सच्ची कॉस्ट है, जो सही में कीमत है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, जिसमें ये तीनों सोर्सेज शामिल हैं, कह रहे वो बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा बजाय उस वाली के देन दैट के जो है फॉसिल फ्यूल पावर की। आज भी सोलर पावर प्लांट अगर आपको चलाना हो तो उसकी कॉस्ट कोयले पावर प्लांट से लगभग 10 गुना होती है, क्योंकि इसमें शुरुआत में ही बहुत कैपिटल आपको इन्वेस्ट करनी होती है। आगे बात समझ में? कॉस्ट रिमेन्स मच मोर देन दैट ऑफ द फॉसिल फ्यूल पावर, कॉस्ट की वर्ब है रिमेन्स। दैट वाला कॉन्सेप्ट आप समझते हैं? यहाँ देखो कॉस्ट को कॉस्ट से कंपेयर करना है। हम यहाँ ये लिखने वाले थे कॉस्ट रिमेन्स मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर। तो यहाँ पे कॉस्ट को कॉस्ट से कंपेयर करना चाहते थे, लेकिन कॉस्ट वर्ड 2 बार ना लिखने की बजाय हमने कॉस्ट की जगह पे यहाँ पे दैट लिख दिया। ठीक है, तो दो चीज़ें आपस में कंपेयर जब भी करेंगे वो एक जैसी ही हों, पहले तो आप ये देखें, और एक ही वर्ड को दूसरी बार रिपीट ना करें। जब भी कंपैरिजन हो रहा हो दूसरी बार में दैट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज ये कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, बहुत बार हो चुका है मेरे ख्याल से पिछले ही मंथ में। कह रहा है द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाइल स्लोइंग इट्स फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कंटिन्यूज टू बी रिलायंट ऑन नेचुरल गैस एंड कीप्स फॉलिंग शॉर्ट ऑन इट्स कमिटमेंट्स टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज़। कह रहा है जो इंडस्ट्रियलाइज वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो अमीर हो चुकी हैं, इंडस्ट्री को खड़ा कर चुकी हैं, कह रहा है जहाँ वो स्लो कर रहा है अपने फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन को, अपने कच्चे तेल के, कोयले के इस्तेमाल को, कह रहा है वो अभी भी जारी है रिलायंट होना, अभी भी जारी है निर्भर होना नेचुरल गैस पे, LNG पे या LPG पे, और कीप्स करता है, बना हुआ है अभी भी, फॉल शॉर्ट करना, पीछे रह जाना, किसी काम को करने में नाकामयाब रहना, अपने उस कमिटमेंट को, अपने उस वादे को जो है ट्रांसफ़र करने का टेक्नोलॉजी को और पैसे देने का, फाइनेंस करने का डेवलपिंग कंट्रीज़ को, विकासशील देशों को। और क्यों करना था ये सब? ये सब इसलिए करना था ताकि टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी अडॉप्शन, एक्सेलरेट किया जा सके क्लीन एनर्जी के या ग्रीन एनर्जी के अडॉप्शन को। समझ में आ गया सेंटेंस? तो जो वेस्ट है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, वो अपना फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन तो कम कर रहा है, कोयले को, कच्चे तेल को इस्तेमाल तो कम कर रहा है, लेकिन आज भी रिलायंट है
कंटिन्यू करता है, जारी है आज भी निर्भर होना नेचुरल गैस पे, और आज भी ये जारी है कीप करता है फॉल शॉर्ट होना, कामयाब ना हो पाना। फॉल शॉर्ट होना यानी किसी चीज़ को करने में कमतर रह जाना, लैकिंग होना। तो आज भी ये कीप है, जारी रखता है फॉल शॉर्ट होना अपने उस वादे पे, अपने कमिटमेंट पे, जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और फाइनेंस करने का, जो है तकनीक को देने का और पैसे को देने का डेवलपिंग कंट्रीज़ को, विकासशील देशों को, ताकि वहाँ भी क्लीन एनर्जी का अडॉप्शन हो सके, वहाँ भी लोग रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। तो अगर अमीर देशों से हमें पैसा और टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हम भी इंडिया में बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगा दें, बड़े बड़े विंड टरबाइन जो है लगा सकते हैं। लेकिन ना अमीर देश पैसा देने को तैयार, ना वो अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करने को तैयार। वेस्ट की वर्ब है कंटिन्यूस, दूसरी वर्ब है कीप्स। वेस्ट कंटिन्यूज टू बी रिलायंट एंड वेस्ट कीप्स फॉलिंग शॉर्ट। चलिए, करें दस कोल इज़ अ नेसेसरी इवल बट स्टिल इवल एंड सीइंग इट एनी अदर वे बिलाइज साइंटिफिक एविडेंस। करें इस प्रकार से कोल एक नेसेसरी इवल है, कोल एक ऐसी ज़रूरत है जो नेसेसरी है, जो हमें ज़रूरी भी है लेकिन ईवल भी है ना, ख़राब चीज़ भी है। करें लेकिन अभी भी वो ईवल ही है, अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे कितनी भी ज़रूरी हो। और करें इसको देखना दूसरे तरीके से, वो बिलाए करता है, झुटलाता है साइंटिफिक एविडेंस को, वैज्ञानिक सबूतों को, है ना। तो कोल ख़राब चीज़ है, हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन इससे पीछा तो हमें छुड़ाना ही है, इसको पकड़ के नहीं बैठना। कोल की वर्ब है इस, सीइंग की वर्ब है बिलाइस। बिलाई करना यानी झुटलाना, किसी चीज़ को झूठा साबित करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, डिस्टोर्ट करना। एविडेंस का मतलब आप जानते हैं, सबूत। एविडेंस एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है जो देखने में लगता है कि प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन इसका प्लूरल नहीं होता। वो सारे नाउन्स जिनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं आपके सामने लिख दिए गए हैं। ब्रेड, एडवाइस, पेपर, इक्विपमेंट, आर्टिलरी, क्लास, न्यूज़, क्लोथ, इंफॉर्मेशन, लेजिस्लेशन, रिसर्च, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एविडेंस, है ना, फर्नीचर, प्रॉपर्टी, स्पाईवेयर और ज्वेलरी। ये नाउन्स आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चंस इन पे बनेंगे। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, मुफ्त के नंबर है। अगर किसी को ये 10-12 नाउन, 20-15 नाउन है, जो एक बार सीख लो इनको। द पुअर चाइल्ड हैड ओनली 2 ब्रेड्स। गरीब बच्चे के पास सिर्फ 2 ही ब्रेड्स थी। हिंदी में तो बिल्कुल ठीक है, 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 5 ब्रेड, लेकिन इंग्लिश में ब्रेड नाम का वर्ड काउंटेबल नहीं है। ब्रेड एक मटेरियल को बोला जाता है इंग्लिश में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, इसके आगे लिख देंगे पीसीज ऑफ, और ब्रेड को जो अनकाउंटेबल है इसका एस निकाल के ब्रेड लिखेंगे, ब्रेड से एस निकाल देंगे। अनकाउंटेबल चीज़ों को प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो ब्रेड्स का ब्रेड बना दिया, और 2 जो अगर गिनने हैं तो 2 पीस बना दिए। ब्रेड के 2 टुकड़े थे, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। ब्रेड के लिए पीस की जगह पे स्लाइस भी आ सकता है और लॉफ्स भी आ सकता है। ब्रेड के टुकड़ों को स्लाइस या लॉफ भी बोलते हैं, तो 2 पीसेज, 2 स्लाइसेस या 2 लॉफ्स भी लिखा जा सकता था। वैसे ही द स्टूडेंट आस्क्ड फॉर सम पेपर्स फ्रॉम द एग्जामिनर। स्टूडेंट ने कुछ पेपर मांगे एग्जामिनर से। अब हिंदी में सही है, इंग्लिश में गलत है सेंटेंस। पेपर एक मटेरियल है, जो आप गिनते हो ना, वो कागज़ नहीं होता, वो शीट होती है। आप शीट गिन सकते हो, पेपर की 1 शीट, 2 शीट, लेकिन पेपर जो कागज़ है वो एक मटेरियल है, उसको गिना नहीं जा सकता, उसको तोलना पड़ेगा। 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, है ना। तो ये जो सम पेपर्स है ना, ये एस को तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि पेपर एक ऐसा ही नाउन है, ऊपर पेपर आपको मिल जाएगा। और सम की जगह पे यहाँ लिखना पड़ेगा इसके आगे पीसीज ऑफ। पीसीज ऑफ क्यों लगा रहा हूँ, ताकि सम जो वर्ड है उसको मैं जस्टिफाई कर सकूँ। और पेपर के लिए आप शीट भी लगा सकते हैं, ठीक है, सम शीट्स ऑफ पेपर या सम पीसीज ऑफ पेपर। वैसे ही हिज ग्रैंडफादर गेव हिम 3 वैल्यूएबल एडवाइसेस। उसके दादाजी ने उसको 3 जो है मूल्यवान या वैल्यूएबल्स जो है सलाहें दी, एडवाइसेस दी। एडवाइस वर्ड इंग्लिश में नहीं गिना जा सकता। एडवाइस का मतलब होता है किसी आदमी से वो सारी बातें जो आप कर रहे हो, जो उसको सलाह के हिसाब से दे रहे हो। गिनना नहीं है इसको, ये अनकाउंटेबल है, एस को निकाल दो। और यहाँ पे 3 की जगह लिखेंगे 3 पीसेज ऑफ। सिंपल है ना कॉन्सेप्ट। अगर गिनने की ज़रूरत पड़े, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 2 लिखा हो, सम लिखा हो, वेरियस लिखा हो, तो पीसेज ऑफ बीच में लगा दो। अगर ये सम 2 या लिखा ही ना हो तो फिर सीधे लिख दो, पुअर चाइल्ड हैड सम ब्रेड, स्टूडेंट वांटेड सम पेपर, है ना। इस तरीके से सीधा लिख दो, बिना उसके पीसेज ऑफ के जो है लगाए हुए। लास्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। ऑल ऑफ दीज इक्विपमेंट्स आर टू बी सोल्ड इन ऑक्शन। ये सारे के सारे उपकरण एक नीलामी में बेचे जाएंगे। सही करो इसमें इक्विपमेंट वर्ड को, और कैसे सही करोगे सेंटेंस को सही करके कमेंट्स में डालना। बढ़े आगे। कॉन्सेप्ट कई बार हो चुका है, सबको आना चाहिए, मुफ्त के नंबर होते हैं इन कॉन्सेप्ट्स में। कह रहे जी, इंडिया हैज़ 28.5 गीगावाट्स ऑफ कोल पावर कैपेसिटी प्लांट एंड 32 गीगावाट ऑफ प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन।
कह रहे जी इंडिया के पास इतनी कोल पावर कैपेसिटी जो है प्लान्ड है, हम इसको करने वाले हैं कुछ सालों में अगले, और 32 गीगावाट के प्लांट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनका कंस्ट्रक्शन होना भी बाकी है अभी, या कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। इंडिया की वो है 32 गीगावाट की वो है हार। कह रहे द कमीशनिंग ऑफ मैनी हैज़ बीन डिलेड ड्यू टू इनसफिशिएंट एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, लैंड एक्विजिशन एंड रीडेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कह रहे जो कमीशनिंग है, कमीशनिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बना करके काम पे लगाना। आपने एक बिल्डिंग जो है बनाई, फिर जब उसमें लोग आ जाएंगे रहने लगेंगे ना, तब उस बिल्डिंग की आप कमीशनिंग करेंगे। आपने एक प्लांट बनाया, जब उस प्लांट से बिजली बनने लगेगी तब उसको कमीशनिंग बोलेंगे। कह रहे हैं जी जो ऑपरेशनलाइजेशन का काम है, जो बना करके यूज़ में लेने का काम है, कई सारे प्लांट्स का, मैनी का, वो डिले हो गया है, हैज़ बिन डिलेड। और क्यों? या तो हमारे पास इनसफिशिएंट एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, एनवायरमेंट क्लियरेंस हमें मिली नहीं हुई एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से उस प्लांट की, या फिर लैंड का एक्विजिशन नहीं हो पाया, या फिर रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उस प्लांट को बनाने के लिए लोगों को जो आपने वहाँ से रिहेबिलिटेट किया था, दूसरी जगह बसाने की कोशिश की थी या रीडेवलपमेंट करने की कोशिश की थी, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उसकी वजह से वो प्लांट आज तक नहीं चल पाया। ये सब होता है हाइड्रो पावर प्लांट्स के साथ, जिसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जाता है एक एरिया में, तो उस एरिया के सारे गांव डूब जाते हैं, तो उनको रीडेवलप करना पड़ता है, दूसरी जगह उन लोगों को बसाना पड़ता है, घर लेके देना होता है, तो इसमें डिस्प्यूट्स होते हैं। इस वजह से हाइड्रो पावर प्लांट्स नए बनाने बहुत मुश्किल हैं भारत में। कमीशनिंग की वर्ब है हैज़ बिन डिलेड, पैसिव वॉइस में। कह रहे दीज हाउएवर फॉलो फ्रॉम रूलिंग्स बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और एनजीटी और फ्रॉम अ लैक ऑफ अडीरेंस टू नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड मेनली अंडर प्रोविजंस ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड रिलेटेड लेजिस्लेशन। कह रहा है ये सारा का सारा काम जो है ना, ये हालांकि फॉलो फ्रॉम हो रहा है, ये निकल करके आ रहा है उन रूलिंग्स में से, उन डिसीजंस में से जो भारत की ये एनजीटी नाम की एजेंसी देती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम की। और क्या दूसरी किससे आ रहा है, या फिर ये आ रहा है लैक ऑफ अडहेरेंस से, अडहेरेंस ना करने से, सख्ती से फॉलो ना करने से उन नॉर्म्स को जो प्रिस्क्राइब की गई हैं, जो सलाह की, जिनकी सलाह दी गई है मुख्य तौर पे कई प्रोविजंस के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और उससे जुड़े हुए लेजिस्लेशन में, उससे जुड़े हुए कानूनों में। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि प्लांट हम बना रहे हैं तो एनजीटी हमें अप्रूवल नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं होती, सरकार आंखें बंद करके प्लांट बनवा देती है, और या फिर सरकार ऐसे प्लांट खुद ही बनाती है जो सरकार के नियमों पे खड़े ना उतरे, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई लेजिस्लेशन के प्रोविजंस को फॉलो ना कर पाए। सिंपल सेंटेंस, दीज की वर्ब है फॉलो। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं, सजेस्टेड। इसका बिल्कुल उल्टा होता है प्रोस्क्राइब्ड, जिसके बारे में बैन लगाया गया हो, जिस चीज़ के लिए, जो काम करने के लिए आपको मना किया गया हो, है ना। जैसे आई कैन प्रिस्क्राइब यू टू स्टडी इंग्लिश फॉर 2 hours a day एंड आई कैन प्रोस्क्राइब द यूज़ ऑफ सेल फोन्स ड्यूरिंग द स्टडी। मैं आपको प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ कि आप 2 घंटा रोज़ इंग्लिश पढ़ें, और मैं आपको बैन लगा सकता हूँ, मना कर सकता हूँ कि आप इस सेल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो सीरियसली फोकस्ड होकर के। तो ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, ई और ओ का चक्कर है। आज के क्विज में पूछेंगे आपसे। कह रहा है जी फंडिंग फॉर न्यू कोल प्लांट्स इज़ इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट विद मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसीज रिफ्यूजिंग टू फंड सच प्लांट्स। फिर कह रहे हैं जी कोल प्लांट्स की फंडिंग भी जो है बहुत लगातार डिफिकल्ट होती जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ, मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसियाँ वो मना कर रही हैं कोल के प्लांट्स के लिए पैसा देने को। वो कह रही है लगाना है तो सोलर लगाओ, कोल क्यों लगाते हो, हम तो पैसा किसी अच्छी चीज़ के लिए देंगे, कोयले वाला प्लांट आपको नहीं बनाने देंगे। फंडिंग की वर्ब है इस। कह रहे हैं मैनी कोल प्लांट्स रन इनएफिशिएंटली एंड रिलाई ऑन लीनियंट एनवायरमेंटल कर्व्स एज दे आर क्रिटिकल टू इंडियाज़ पावर नीड्स। कह रहे हैं बहुत सारे कोयले के प्लांट जो हैं इनएफिशिएंटली रन करते हैं, गलत तरीके से रन करते हैं, और वो रिलाई ऑन करते हैं, निर्भर करते हैं लीनियंट यानी कि ढीलम ढाल वाली एनवायरमेंटल कर्व्स पे, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कंट्रोल्स पे। कह रहे हैं क्योंकि वो क्रिटिकल हैं, वो इंपॉर्टेंट है इंडिया की पावर नीड्स के लिए, हमारी एनर्जी की ज़रूरत के लिए। तो हम प्लांट्स को गलत तरीके से चला रहे हैं, जितनी बिजली बननी चाहिए उससे कम बन रही है, एफिशिएंटली प्लांट काम नहीं कर रहा, एनवायरमेंटल के रूल फॉलो नहीं कर रहा। बस इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर हमने फॉलो करवा दिया इस प्लांट से तो फिर बिजली आनी बंद हो जाएगी, रोज़ जो है घरों में कट लगेंगे बिजली के। तो हमारी क्रिटिकल है पावर नीड्स के लिए कोल, इसलिए हम आंख बंद करके कोल को इस्तेमाल में ले रहे हैं। प्लांट्स की वर्ब है रन, दे की वर्ब है आर, प्लांट्स की दूसरी वर्ब है रिलाई, रिलाई करना, डिपेंड करना किसी चीज़ पे ऑन लगा के। लीनियंट, लेक्स, याद है ना, ढीलम ढाल वाली चीज़, ईजी गोइंग चीज़ को बोलते हैं लीनियंट। अच्छा और क्या हुआ, और ये हुआ यूजिंग लीगल रेमेडीज़ टू लिमिट
द इंडस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर एंड इंश्योरिंग जस्ट कंपनसेशन इज़ एट द कोर ऑफ ए सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी। कह रहे वही वाली बात जो ऊपर बताई थी, लीगल उपचारों का इस्तेमाल ताकि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन को नेचर के लिमिट किया जा सके, इंडस्ट्री के द्वारा नेचर के दोहन को, मिसयूज़ को कम किया जा सके, और इंश्योर करना कि जस्ट कंपनसेशन मिले। कंपनसेशन का मतलब है हर्जाना। भैया आपके घर के पास प्लांट बनाया, इससे आपकी सेहत ख़राब होगी तो आपको कहीं और ले जाएंगे, तो आपको हर्जाना देंगे दूसरी जगह घर बनाने का। और जस्ट का मतलब होता है जी जो जस्टिफाइड हो, जो डिज़र्व्ड हो, जो बिल्कुल सही हो, अप्रोप्रिएट हो, लॉजिकल हो। कह रहा है अप्रोप्रिएट हर्जाना मिले और लिटिगेशन का अधिकार मिले, ये दोनों चीज़ें ही कोर में हैं, बिल्कुल बेस में हैं, फंडामेंटल हैं किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी के, किसी भी सभ्य लोकशाही के। कह रहा है एंड efforts at undermining such a fundamental compact bodes ill for India। और कह रहे जो एफर्ट्स हैं अंडरमाइन करने के, कमज़ोर बनाने के एक ऐसे फंडामेंटल कॉम्पैक्ट को, कॉम्पैक्ट मतलब एग्रीमेंट, फंडामेंटल मतलब बुनियादी, इस बुनियादी एग्रीमेंट को जिसमें आप कोर्ट में जा सकते थे, है ना, कुछ भी अच्छा जो है करवाने के लिए आप कोर्ट्स की मदद ले सकते थे। कह रहे जी अगर ऐसे एफर्ट्स करोगे कि हमारे इस फंडामेंटल एग्रीमेंट को ही आप अंडरमाइन करोगे, कमज़ोर बनाओगे, तो ये बोर्ड इल करेगा। बोर्ड मतलब बताना, इल मतलब ख़राब, तो ये ख़राब बताएगा, ख़राब इंडिकेशन देगा भारत के लिए, फॉर इंडिया। वो तो फॉर बोर्ड, फॉर बोर्डिंग, वहीं से हमने बोर्ड वर्ड को उठाया है। बोर्ड का मतलब है भविष्यवाणी करना, इल मतलब बुरी, बोर्ड विल करना मतलब अपशगुनी बात करना, बोर्ड वेल मतलब शगुन भरी बात करना। चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग होने के साथ मुश्किल भी था आज का आर्टिकल। यूजिंग इंश्योरिंग दोनों की वर्ब है इज, कॉमन आइडिया वाले नाउन लिए हुए हैं इसने, दोनों चिरन लिए हुए हैं यूजिंग और इंश्योरिंग को। कंपनसेशन हर्जाना, जस्ट का मतलब है जो सही हो, जस्टिफाइड हो। एफर्ट्स की वर्ब है बोर्ड्स। अंडरमाइन, क्रिपल, है ना, डेबिलिटेट, पैरालाइज, किसी चीज़ को अपाइज या कमज़ोर बनाना। चलिए अब जल्दी से अपने आर्टिकल के क्विज पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो जिसकी मदद से ऑथर जो है कोयले को नेसेसरी इवल का नाम दे रहा है। मतलब कोयला नेसेसरी भी है और कोयला ख़राब चीज़ भी है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि कोयला नेसेसरी इवल है। ठीक है, तो ए बी सी या ए और सी दोनों या बी और सी दोनों, तीनों चारों पढ़ लो, पढ़ के आंसर निकालो। फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है और किस चीज़ के पीछे, भारत में नए कोल बेस्ड प्लांट्स के कमीशनिंग में डिले के पीछे। तो भारत में नए प्लांट क्यों इस्तेमाल में नहीं लिए जा रहे, कोल प्लांट बनाए जा रहे हैं लेकिन उनको ऑपरेशनलाइज क्यों नहीं किया जा रहा। तो जो फैक्टर्स हैं उनमें से जो फैक्टर नहीं है ना, वो वाला फैक्टर आपको चूज़ करना है। अगेन मैं अगर बोल के बताऊंगा ना हिंदी में तो आप अभी बता देंगे, खुद से पढ़ के आप हिंदी निकालोगे तभी मज़ा आएगा इस आंसर को निकालने का। थर्ड में पूछा है ऐसी चीज़ जो अपशगुनी हो, उसके लिए क्या वन वर्ड है जो बोर्ड इल करे। तो दो वन वर्ड्स आपको करवाए हुए हैं, है ना, कोई भी एक लिख दो, आंसर निकल आएगा। चौथे में पूछा है जी लीनियंट का एंटोनिम क्या होगा। तो हो सकता है ए और बी दोनों हो सकता है डी और बी दोनों हो सकता है सी और डी दोनों हो सकता है सी और बी दोनों। तो जो भी दो हों, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है एक ही हो या दो हों। तो जो जो इसके एंटोनिम बन रहे हों चारों में से एंटोनिम बनने वाले वर्ड्स को चूज़ करना है। आगे ग्लोस टेस्ट मिलेगा, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव, याद है ना सारे वर्ड्स। सही वर्ड को चूज़ करना है मीनिंग के हिसाब से। प्रोस्पेक्टिव मतलब संभावित, पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया। तो क्या चीज़ को आप यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे। छेवें के अंदर प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड को यूज़ करना है। ध्यान रखें हैव लगा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आने की चांस बनता है ना। हैव प्लस में साथ में देख लो क्या लगेगा और सही वर्ड की सही फॉर्म को यूज़ करना है। सातवें में आपसे पूछा है जी कंपैरिजन हो रहा है तो दैट लगाऊं, वट लगाऊं, दोज लगाऊं या विच लगाऊं, कंपैरिजन के लिए क्या लग सकता है। आठवें में फोकस और फोकस्ड और फोकसिस, ये कॉन्सेप्ट आपको कल करवाया था, याद है कि नहीं याद। फोकस वर्ब को कैसे एडजेक्टिव में चेंज किया जाता है, तो कल वाला कॉन्सेप्ट आज आठवें में लगेगा। ठीक है, जिन्होंने कल की क्लास ली थी आठवां क्वेश्चन आपके लिए आसान है, जिन्होंने नहीं ली थी कोई बात नहीं, आंसर तो मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट में से निकाल लेना। चलिए लास्ट क्वेश्चन में दो एरर्स मिलेंगी, ढूंढो कहाँ पे है। ठीक है, बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। एक एरर आपको मिलेगी यहाँ पे और दूसरी एरर मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। चलो दोनों एरर्स को ढूंढो और कमेंट सेक्शन में देख लेना, मैच कर लेना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो,
कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।